नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बरेली के सबूत चैनल पर। मैं तेजस कुश से यहाँ आप सभी लोगों का स्वागत करूँगा। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ जो चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है करंट अफेयर से संबंधित कुछ न्यूज़ है, जहाँ पर हम यूपीएससी और यूपीपीएससी से संबंधित जो एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट है उन सब पर हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, वो कौन कौन से टर्म्स होंगे उनके बारे में हम थोड़ा सा सारांश समझेंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम आप लोगों के सामने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी में, और अगर आप अभी का हाल का मेंस का पेपर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो करंट से रिलेटेड हैं। जैसे चंद्रयान के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, मिशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, G20 से हमारा क्या इकोनॉमी में क्या बूस्टअप मिलेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम आपके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन आप लोगों से कर सकें। कोशिश ये रहेगी हमारे जो आदित्य L1 मिशन, जिसको हम आदित्य मिशन आप सब जानते हैं, लैंग्वेज पॉइंट, चंद्रयान मिशन 3, चंद्रयान मिशन 2, चंद्रयान मिशन फर्स्ट क्या था, इससे पहले क्या क्या हमारे शोधकर्ताओं ने, हमारे वैज्ञानिकों को जो साहस रहा था, उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ों को अपनाया था। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सो आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है आप सभी लोगों के लिए। आशा करता हूँ आपको एक क्लास पसंद आएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं G20 सम्मेलन के बारे में। G20 सम्मेलन आप जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर भारत को एक ऊंचाई में पहुंचाने वाला एक ऐसा सम्मेलन जो आपके सामने, जिसके सामने ये कह सकते हैं कि भारत की ऊंचाई को दिखाने के लिए और भारत की शक्ति को संस्कृति इन सब का एक स्मारक बना है G20 सम्मेलन। हाल में ये सम्मेलन आप सब जानते हैं कि दिल्ली में हुआ है, जहाँ पे 9 और 10 सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसको यहाँ पर किया गया। G20 के बारे में बात करते हैं तो उसकी शुरुआत हुई थी मैक्सिको से, शुरुआत की गई थी। कहा जाता है कि जब 1999 के बाद जब दुनिया भर के अंदर एक क्राइसिस पैदा हुई थी तो यहाँ पर कुछ देशों ने मिलकर इसके यहाँ पर साथ दिया था। लेकिन क्या खासियत है इस G20 के 18वें सम्मेलन में? जी हाँ, इस बार का जो सम्मेलन हुआ है ये 18वां सम्मेलन है। अगला सम्मेलन जो 1900 सम्मेलन जो होगा वो ब्राज़ील में आपका होगा, जो ब्राज़ील में आपको रखा जाएगा। इस सम्मेलन की क्या खासियत है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से देशों को बुलाया गया था और कौन से संगठन को यहाँ पर G20 के अंदर यहाँ पर सम्मिलित किया गया था। हम ये भी बात करेंगे कि इस बार का जो G20 है उसकी थीम क्या है, जिसमें वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य को लेते हुए साझा कार्यक्रम के तहत यहाँ पर क्या फैसले लिए गए और किन किन फैसलों पर यहाँ पर तमाम देशों से बातचीत करी, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर आप लोगों से बातचीत यहाँ पे करेंगे। G20 में कौन कौन से देशों को बुलाया गया था, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप पे कुछ देश नजर आ रहे होंगे जिन देशों को बुलाया गया था, जिसमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, इन सभी देशों को बुलाया गया था। और ये जो सम्मेलन हुआ था ये भारत के हाल में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए भारत मंडपम, जी हाँ भारत मंडपम, जिसको हम अनुभव मंडपम के नाम से कहा जाता है, जहाँ पर लॉर्ड नटराज, अगर हम बात करते हैं नटराज भगवान की मूर्ति लगी है। आप जानते हैं नटराज भगवान शिव का जो नृत्य है उसके बारे में है, और ये जो मूर्ति है जो लिया गया वो चोल साम्राज्य से, आप जानते हैं चोल साम्राज्यों में इसको रखा गया। तो इस तरीके से तमाम क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ पर किस भगवान या किस देवी देवता का या किसकी वहाँ पर स्टैचू था, तो आपसे क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पर एक चक्र आया था, एक वो चक्र जहाँ पर दुनिया भर के राष्ट्र देशों का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पर किया गया था, जिसमें कोणार्क चक्र, आपने सब देखा होगा, एक कोणार्क चक्र था। और उस चक्र में चाहे वो राष्ट्रपति बाइडेन हो, चाहे वो प्रधानमंत्री सुनक हो, या फिर वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हो या IMF के चेयरपर्सन हो, उन सभी का स्वागत उसी चक्र के अनुसार वहां पर किया गया था, ताकि भारत की संस्कृति, भारत के बारे में क्या क्या खासियत है भारत के बारे में, वो सब उन तमाम विदेशी मेहमानों को उसके बारे में बताया जाए।
G20 सम्मेलन अपने में खास इसलिए बनता है क्योंकि इस सम्मेलन के जरिए हम दुनिया को एक परिवार की तरह जोड़ सकते हैं। हम भारत की विशेषज्ञता के बारे में जोड़ सकते हैं। भारत अपने में क्यों महान है, भारत ऐसा क्या है जो दूसरों से अलग बताता है, इन सभी चीज़ों के बारे में G20 सम्मेलन हमें दर्शाता है। इसके साथ साथ नालंदा यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं कि दुनिया की, या ये कहा जाए कि विश्व गुरु की बात करते हैं तो नालंदा विक्रमशिला, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी अपने में खास यूनिवर्सिटी थी जिसमें कहा जाता है कि तमाम बुद्धिजीवी, चाहे वो बाण भट्ट हो, नागार्जुन हो, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने रिसर्च और स्कॉलर, अगर हम ये कहें कि एक तरीके से शोक वेद, और जिन्होंने यहाँ पर तमाम साहित्य, संस्कृति, कला, इसके अलावा विज्ञान, इसके अलावा गणित तक और तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर खोज की थी, जिसके बारे में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ये दर्शाया गया कि नालंदा आखिर क्या है। देखिए, भारत का इतिहास हम सब जानते हैं कि एक ऐतिहासिक लम्हा रहा है, और उसी ऐतिहासिक लम्हे को देखते हुए उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर दर्शाया आपका गया है। इसके अलावा तंजौर की पेंटिंग, ढोकरा आर्ट, इसके अलावा जी हाँ, महात्मा बुद्ध को यहाँ पर बोध ट्री के नीचे दिखाया गया है, और तमाम जो भारतीय संगीत है, भारतीय जो लोक वेशभूषा है, उसके बारे में भी यहाँ पर दर्शाया गया है G20 सम्मेलन के अंदर। तो G20 सम्मेलन अपने में खास इसलिए है क्योंकि इसमें इन सभी चीज़ों के बारे में दर्शाया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि क्या खासियत है इस G20 सम्मेलन के अंदर, जिसके बारे में हम यहाँ पे बातचीत कर रहे जा रहे हैं। तो G20 सम्मेलन अपने में ये सब चीज़ों को दर्शाता है। अब क्या क्या चीज़ें रही हैं इस सम्मेलन में, जिसमें तमाम एक नई दिल्ली घोषणा पत्र हुआ है, जिसमें 100% आम सहमति हुई है, जिसमें कहा जाता है कि रूस और यूक्रेन जैसे प्रमुख मतभेद हैं उनको दूर करना, काला सागर अनाज पहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से, मतलब IR के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर अवगत किया जाता है। तो काला सागर अनाज के लिए एक आह्वान किया जाता है। इसके अलावा जो भगोड़े आर्थिक अपराधी होते हैं उनके खिलाफ कार्य करना, आतंकवादी मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना, विश्व स्तर पर टिकाऊ आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे विश्व पटल के लिए, उसके लिए बहुपद संस्थान जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, वर्ल्ड बैंक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें क्रिप्टो, इसके बाद लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, खाद्य सुरक्षा, G20 सिद्धांत, जैव ईंधन, इस सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो घोषणा की गई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन सभी चीज़ों को बारी बारी से समझेंगे कि आखिर में इसका विषय क्या है। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं G20 सम्मेलन के बारे में, जिसमें हमने तमाम उन मुद्दों को उठाया गया है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट रहा है वो रहा है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, जिसके जरिए भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए यहाँ पर एक साझेदारी कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसके जरिए तमाम एक तरीके से BRI जो चाइना द्वारा बनाया गया बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है उसके खिलाफ यहाँ पे रखा गया। इन सभी पहलू पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिर में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखा गया। और G20 जिसको अब G21 के नाम से जाना गया, जिसमें अफ्रीकन संघ को स्थायी सदस्यता दी गई है। दक्षिण की आवाज, वैश्विक दक्षिण की आवाज, मतलब ग्लोबल साउथ एक तरीके से उसको रखा गया है। जैसे जिसमें भारत ने जैव ईंधन गठबंधन, जिसमें भारत, ब्राजील, अमेरिका और पहले से जो सदस्य थे अर्जेंटीना, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, UAE, इन सभी ने मिलकर यहाँ पर जैव ईंधन गठबंधन, जिसको ग्लोबल बायो अलायंस के नाम से इसको कहा गया। इस देश में अगर हम बात करते हैं तो 19 देश, इस संगठन की बात करते हैं तो उसमें 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए सहमत किए गए। इसके अलावा सतत विकास जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके लिए क्या जीवन शैली हो, G20 का सिद्धांत क्या होगा, 2030 तक वैश्विक स्तर पर हमें क्या लेनी है, ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए ब्रिटेन ने कितना डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। ये सारे पॉइंट हमको समझने हैं और जानने हैं कि क्या खासियत है हमारे G20 के बारे में।
तो G20 सम्मेलन एक तरीके से कहा जाए कि भारत ही नहीं दुनिया के लिए एक तरीके से ये वसुधैव कुटुंबकम हमारा थीम रहा है। पूरी दुनिया हमारा एक तरीके से परिवार है और उस परिवार के लिए हम यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो चाहे वो रूस और रशिया का युद्ध हो, चाहे वो हमारा लिए खाद्य सुरक्षा हो, या फिर ग्लोबल बायोफिल या फिर जैव विविधता जिसका हम बात करें, ईंधन के बारे में जो संगठन बनाया गया, उन सभी को जोड़ते हुए कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 100% जो नई दिल्ली घोषणा पत्र हुआ है वो किन किन मुद्दों पे हुआ है, तो उन मुद्दों को चाहे आप नोट कर सकते हैं। उन मुद्दों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं कि कौन कौन से मुद्दों पर यहाँ पर प्रमाणिक रूप से इसको रखा गया। तो वो आपके सामने हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। आप इंग्लिश में नोट कर सकते हैं और हिंदी में नोट कर सकते हैं। बाकी इन सभी कॉरिडोर्स के बारे में G20 21 बायोफ्यूल अलायंस, क्लाइमेट चेंज, इन सभी पर हम विस्तार से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस G20 सम्मेलन में क्या क्या खासियत है, क्या क्यों रखा गया है और इससे क्या फायदा होगा हमारे देश को, ये भी हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है। यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस आपसे समय समय पर पूछता रहता है ताकि आपको उसके बारे में ज्ञान हो, आपको उसके बारे में पता हो कि आखिर में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका आंसर आप कैसे लिख के देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए यहाँ पर हम सब ने आपकी नई शुरुआत की है कि ऑनलाइन के माध्यम से भी आपको यहाँ पर कुछ क्लासेस आपको मुहैया कराए जाए, जिसके जरिए आप किस तरीके से चीज़ों को बेहतर तरीके से उसको यहाँ पर पेश कर सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं G20 के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं G20 सम्मेलन के बारे में, जहां पर अफ्रीकन यूनियन के देशों को मिलाया गया है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफ्रीकन यूनियन के बारे में। अफ्रीकन यूनियन जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जिसमें हाल में 2023 में इन्होंने 21वीं बनाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनका गठन जो हुआ था वो 2002 में हुआ था। इसका साथ साथ इस अफ्रीकन यूनियन से मिलने से कहा यह जाता है कि इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें 55 सदस्य देश हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ये एक तरीके से जो गरीब तबके के देश हैं उनकी आवाज बनकर भारत सामने प्रमुख आया। माना ही जाता है कि ये इंडोनेशिया में पहले से इससे पहले जो सम्मेलन हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था। उसमें भी इसी बात को लेकर चर्चा की गई थी कि इंडोनेशिया में भी हम यहाँ पर आवाज बनेंगे, लेकिन प्रमुख रूप से कोई सामने नहीं आया। भारत, या हम बात करें भारत जो है वो देशों को साथ लेकर आया और इन देशों की आवाज बन के प्रमुख रूप से यहाँ पर आया, जिसमें सभी सदस्य देशों ने अफ्रीकन यूनियन को G20, अब जो G21 आपका हो चुका है। ध्यान रखिएगा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि G20 अफ्रीकन यूनियन कब बना था, तो ध्यान रखिएगा 9 जुलाई 2002 में इसका गठन किया गया था। उसके साथ साथ इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो आप ध्यान रखते हैं 55 सदस्य देश हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करें। तो इससे क्या होगा कि एक तरीके से व्यापार बढ़ेगा, वित्त तरीके से निवेश बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ये एक आवाज उभर के निकलेगी। अब आप मेरे दाएं तरफ जहां पर आप देख सकते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा पूरी दुनिया भर के अंदर। सबसे पहले अगर इन आंकड़ों पे जोर डालें, जो आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वो ये है कि एक आंकड़ा जो हरा पटल पर दिख रहा है वो आपको ये दर्शाना चाह रहा है कि भाई ये वो आंकड़े हैं जहां पे बिना अफ्रीकन यूनियन, और ये वो आंकड़े हैं कि अफ्रीकन यूनियन मिलने के बाद वो आंकड़े क्या दर्शाते हैं। अगर हम इस आंकड़ों की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है आबादी के बारे में। दुनिया की आबादी में हिस्सा है तो 60% है, और अगर मिलके आबादी बात करते हैं तो 80% है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट जब आप लिखेंगे तो इस तरीके से पॉइंट आपके काम आएंगे। इसके अलावा व्यापार की बात करते हैं, वैश्विक व्यापार की बात करते हैं, तो पहले 75% था, इनके मिलने के बाद 79% की यहाँ पर वृद्धि पाई जाएगी। इसके अलावा जीडीपी, जी हाँ, जिसको हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जो पूर्व में 80% था, वर्तमान में 88% को यहाँ पर दर्शाया गया है।
तो कहने का मतलब ये है कि वैश्विक पटल पर कहीं ना कहीं एक तरीके से चीजों को दर्शाया गया, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं G20 सम्मेलन के बारे में। तो G20 सम्मेलन एक तरीके से भारत की वैश्विक समृद्धि को लेते हुए यहां पर लाया गया है, जिसके भारत के बारे में ये दर्शाया जा रहा है कि किस तरीके से हम यहां पर इन चीजों के बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। आइए अब आगे बात करते हैं ईंधन के बारे में। जी हाँ, इथेनॉल, जिसको अब ईंधन के माध्यम से जाना गया है, इथेनॉल के बारे में हम जानते हैं कि एक तरीके से जीवाश्म ईंधन है, जिसमें हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस या वर्ल्ड बायोफ्यूल सेलिब्रेट आपका किया जाता है। इथेनॉल किससे बनता है? तो ये चीनी, शुगर, स्टार्च और सेलुलोज के होने के बाद इसको प्लांट करने के फिर उसको एक गैस हमारा जो स्टेशन है वहां पर मिलाया जाता है। क्या है इसका लक्ष्य? क्या है लक्ष्य? ये है कि 2025 तक हम पेट्रोल में 20% E20 में हम मिलावट करेंगे, मतलब मिलाएंगे, मतलब मिलावट मतलब इसमें इतना ईंधन हम वहां पर इसको मिलाएंगे। मैं अपने आप को एक बार छुपा लेता हूं ताकि आपको जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप आसानी से लिख सकें। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको यहां पर समझ में आएगा कि इथेनॉल के बारे में, जिसके बारे में ये चीजें दर्शाई जा रही हैं, जैसे प्राकृतिक रूप से ये चीनी, मक्का, चावल और इसके जो कण हैं उसके और निकाला जाता है। ये जैव ईंधन का है। इसका फॉर्मूला सब जानते हैं, C2H5OH, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और इथेनॉल हाइड्रेशन का इसका उत्पादन यहां पर होता है। तो ये तरीके से अगर हम बात करें तो चावल से भी, मक्का से भी और चीनी से भी ये आपका निकलता है। तो ये है कि हम इससे हमारा फायदा क्या होगा। देखिए इसको ऐसे समझिए, हमारा जो किसान है, जो हम मानते हैं कि किसान को सरकार का ये मानना है कि उसको ऊर्जावान बनाना है। जी हाँ, उसको हमें क्या बनाना है? ऊर्जावान बनाना है। और उसको ऊर्जावान बनाने के लिए हमें ऐसे कुछ फैसले लेने पड़ेंगे जहां पर आप जानते हैं कि भारत में 80% जो तेल जो आता है वो दूसरे देशों से आता है। सऊदी अरब, रशिया, ईरान या फिर इराक, ये वो देश है जिनसे हम एक तरीके से यहाँ पर आयात करते हैं, या फिर ये कहा जाए एक तरीके से आयात या इंपोर्ट करके मंगवाते हैं दूसरे देशों से। संभावना यह है कि जब हम कोई भी चीज दूसरे देशों से मंगवाते हैं तो हमें उसके लिए एक वैश्विक स्तर पर जो मूल्य है वो हमें देना पड़ता है। वी हैव टू पे द अमाउंट। तो समस्या ये आती है कि कहीं ना कहीं हमारे सामने जो उपलब्धता है, इसलिए आप देख रहे होंगे वर्तमान में जो हमारी सरकार है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सभी पर यहां पर वर्तमान में काम करना चाह रही है, ताकि जो निर्भरता हमारे तमाम दूसरे ईंधनों पे होती है वो निर्भरता जिसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा एक तरीके धनराशि दूसरे देशों के पेमेंट में जाती है, उसको हम आसानी तरीके कर सकें और अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके हम कर सकें। तो समस्या ये है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो तेल जो आयात है उसमें हमारी कमी आएगी, जो तेल का आना होता है उसमें हमारी कमी आएगी। पेट्रोल की तुलना में एक तरीके से कॉस्ट कम होगी, ठीक है। और अगर वो पूरी जलता है तो पेट्रोल को स्वच्छ करेगा, किसानों की आय बढ़ेगी। ये पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर आप चाहें तो इनको आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे जो चैलेंजेस हुए हैं वो ये है कि गन्ने की अधिक भूमि की आवश्यकता, जिसमें खाद कीमतों पे भी असर पड़ सकता है। पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि ईंधन बना रहे हैं तो हमें इसके लिए ज़रूरत भी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इसको देखें कि नीति आयोग की रिपोर्ट है, इससे पहले 2021 में प्रधानमंत्री जीवन योजना, नेशनल पॉलिसी बायोफ्यूल, इसके अलावा E100 पायलट प्रोजेक्ट इथेनॉल के माध्यम चलाया जा रहा है, जिसके जरिए कहीं ना कहीं हम उसको मान सकते कि जैव ईंधन को अगर हम चाहें तो उसको कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से सरकार द्वारा लिया गया कदम है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करें, तो उसको ध्यानपूर्वक इन सारे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, आपके काम आएंगे। आने वाले समय में इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा, क्योंकि ये एक अलायंस हुआ है तमाम देशों के बीच में, लेकिन किस तरीके से ये काम करेगा ये हमें समझना पड़ेगा।
अगली हम बात करते हैं जो हाल में जो कॉरिडोर बनाया गया इसको बोलते हैं इंडियन मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपने इस कॉरिडोर के बारे में सुना तो होगा, अगर नहीं सुना है तो उसको हम मैप के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। ये तमाम देश हैं, जैसे आप देख सकते हैं, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, भारत, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली और अमेरिका। ये तमाम देश हैं जो यहाँ पर एक तरीके से इस कार्य योजना में, मतलब इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिकल कॉरिडोर, जिसमें भारत के साथ साथ अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से उस कॉरिडोर के माध्यम से इसको जोड़ा जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्लियर होगा फोटो के माध्यम से। मैं अपना को छुपा लेता हूँ ताकि आपको फोटो के माध्यम से चीज़ें आसान तरीके से यहाँ पर दिख सके। यहाँ जो हमें चीज़ें नज़र आ रही है जिसमें ये जो बनाया गया है खासकर से चाइना के लिए बनाया गया, चाइना के अगेंस्ट बनाए, सो BRI बोलते हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव नाम से कहा गया। यहाँ आप देखेंगे कि भारत से होते हुए ये यूएई जा रहा है शिप के माध्यम से, फिर यहाँ पर ट्रेन के माध्यम, जी हाँ, यहाँ पर रेल पटरी बिछाई जाएगी जो एक तरीके से भारत को आपकी जो खाड़ी है, अरब की खाड़ी है, उसको जोड़ने के लिए एक ईस्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वहीं से नॉर्थ कॉरिडोर यूरोप के देश, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, फ्रांस, जर्मनी, इटली हो, उनके माध्यम से हम शिप के माध्यम, जो हमारा भूमध्य सागर है, आप सब ने भूमध्य सागर के बारे में सुना होगा, जी हाँ, जिसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी, उसके जरिए आप जानते हैं कि यूरोप में जितना भी ज़्यादा आवागमन होता है वो भूमध्य सागर या स्वेज कैनाल के माध्यम से पहुंचाया जाता है, जिसमें इजराइल, तमाम ऐसे देश जो हैं इसमें यहाँ पर सम्मिलित होंगे। तो क्या फायदा होगा इसके लिए? इसके लिए एक तरीके से वैश्विक बाजार में कहीं ना कहीं आसानी होगी सामान को पहुंचाने के लिए। साथ साथ जो ट्रेड कंसल्टेंसी होती है, जो व्यापारिक संबंध होते हैं, वो भी देशों के आपस में क्या होंगे, वो भी एक तरीके से मजबूत होंगे। इसके साथ साथ ये जो बनाया गया है खासकर से चाइना के विरोध में, चाइना ने एक प्लान था, इसका रहा था बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, तो दुनिया भर के अंदर चाइना अपने सामान को चला रहा था। कहा यह भी जाता है कि चाइना इसमें निवेश करता था, अगर कोई देश उसको नहीं चुका पाता तो वहां पर वो चीज अपने कब्जे में ले लेता था, जिससे चाइना के संबंध या चाइना की बढ़ती हुई प्रभुता या बढ़ती हुई जो सैन्य है वो कहीं ना कहीं बाकी देशों के सामने संकट सा पैदा कर रही थी। ये सब चीजों देखते हुए सरकार ने खासकर से इसको सोचा कि क्यों ना इसके लिए हम वैश्विक रूप से इसके खिलाफ एक कदम उठाया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबके लिए। कहने वाली बात यहां पर कि जिस तरीके से चाइना पूरी दुनिया भर के अंदर अपने आप को एक तरीके से देख रहे हैं कि पूरी दुनिया ये बेल्ट के जरिए है, ये रोड के जरिए है, और दूसरा जो आपके सामने नजर आ रहा है वो जो है वो आपके सड़क मार्ग के जरिए दिखाया जा रहा है, जिसमें गवादर पोर्ट आपने सुना हो पाकिस्तान ने बनाया गया। भारत ने उसके लिए चाबहार पोर्ट भी बनाया था ताकि भारत और ईरान और हमारे सेंट्रल एशिया देश हैं वो अपने इसको यहाँ पर पूर्ण रूप से संचालित कर सकें। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसको किस तरीके से लेके चलते हैं। तो ये हमारा G20 के बारे में जहां पर रखा गया ताकि भारत और तमाम जो चाइना की इस पॉलिसी के खिलाफ हैं वो सारे देश यहां पर आए और उन्होंने अपने हिसाब से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर को जारी किया। अब इससे किसको क्या फायदा होगा, कौन इसको बनाएगा, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें संस्था का नाम है PGII, जी हाँ, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। ये एक संस्था है PGII जो इस पूरे कॉरिडोर का निर्माण करेगी। इससे पहले ये 2021 में ये एक तरीके से चीजों का निर्माण कर चुकी है। अगर हम इसको थोड़ा सा समझे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो PGII जो पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाएगी, 2021 से पहले बना चुकी है। ये बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लाने के लिए बनाया गया है। चीन के लिए वैकल्पिक रूप से ये काम करता है, खासकर से ताकि बुनियादी ढांचा को और तरीके से उसको जाए।
यहाँ पर ऋण, ये दान के बजाय ऋण पर जोर देता है और ऋण देने प्राप्त करने वाले दोनों देशों को लाभ यहाँ पर होता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, PGII संस्था है पार्टनरशिप ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, एक संस्था है जो यहाँ पर काम करेगी, जो यूके में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान इसको घोषणा के बनाया गया था, जिसमें तमाम बुनियादी ढांचा परियोजना के जरिए उसको रखा जाएगा, जिसमें ये एक तरीके से BRI के विकल्प के रूप में, देखिए BRI के खिलाफ, लेकिन BRI से क्या हो रहा है कि दूसरे देशों की जो संप्रभुता है उसको कहने का खतरा पहुंच रहा है। वहां चाइना, जैसे आपने सुना होगा पिछले साल हमनतोता जो श्रीलंका का पोर्ट है वहां पर भी इन्होंने यहां पर अपना कब्जा कर रखा, चाइना ने, ये चाइना के पास है। और कहीं ना कहीं इससे नुकसान किसको हो रहा है? उस देश की आर्थिक व्यवस्था को हो रहा है। इसीलिए भारत इन सब चीजों के खिलाफ है। भारत नहीं चाहता है कि दूसरे देशों में कोई और देश अपने देश में कोई दूसरे देश घुसे, इससे भारत इन सब के विरोध में है। तो आई होप आपको सभी को मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि क्या चीजें हैं इन सब के बारे में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो BRI प्रोजेक्ट जो चाइना द्वारा बनाया गया था, बेल्ट रोड इनिशिएटिव 2013 में, वहां के जो राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग द्वारा इसको बनाया गया था। ये चीन के यूरोप, ये एक तरीके से, क्योंकि प्राचीन, देखिए हुआ क्या था कि पहले चाइना इस तरीके से व्यापार करता था दुनिया भर के देशों में, खासकर से रेशम का। रेशम के लिए चाइना एक प्रमुख रहा है, तो रेशम का बिजनेस करता था और इसीलिए उसी चीज को तवज्जो देते हुए चाइना ने एक तरीके, सरकार ने देशों ढांचा बना के ऋण उपलब्ध कराया और कई मामले चीनी कंपनियों के साथ अनुबंध यहाँ पे कर दिए। तो समस्या यही है कि चीन जब वहां पर देखता है कि उसको रिकवरी नहीं है तो वो चीज अपने कब्जे में कर लेता है, जिस वजह से उस देश के ऊपर असर पड़ता है। तो ये एक रीजन है कि BRI के खिलाफ हमने यहाँ पे उस कदम क्यों उठाया गया। आई होप आप सभी को यहाँ पर पॉइंट क्लियर होगा। यहाँ पर हम इन 3 पॉइंट पर लेकर आए हैं। इससे क्या होगा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, यूरोप, उस सबको जोड़ने के लिए एक जहाज और रेल को किया गया है। भारत चीन के तुलना में एक संचार नेटवर्क के बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। इसके अलावा दक्षिण पूर्व, खाड़ी, पश्चिम एशिया, यूरोप तक व्यापार को मजबूती करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से कॉरिडोर जो है वो विस्तार रूप से, और इससे फायदा ये होगा कि पर्यावरण का विचार होगा, आर्थिक सामंजस्य होगा, रोजगार का सृजन बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, जब कॉरिडोर बनेगा, रास्ता बनेगा, ग्रीन गैस उत्सर्जन उसको कम करेगा। तो ये कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से लेके चलेगा। देखिए होता क्या है, जब आप दूसरे देश में हम जाते हैं तो वहां पे वो देश आपके सामान को रोकेगा, चेक करेगा, फिर आगे बढ़ने देगा। लेकिन जब कॉरिडोर बन जाएगा तो उसमें कोई गतिरोध नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो ईंधन है, जो चीजें हैं, जो रुकावट है, वो कहीं ना कहीं दूर हो सकती हैं। इसीलिए इन तमाम देशों ने क्या लिया है, इस पर फैसला लिया है, जिसके जरिए कैसे कॉरिडोर हमारे लिए कामगार रहेगा, कैसे उसको रखा जाएगा, इसके बारे में ये चर्चा की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से कॉरिडोर के माध्यम से हम तमाम दुनिया भर के देशों से जोड़ेंगे, इसके बारे में यहाँ पे आई होप आपको ये पॉइंट मेरा क्लियर होगा, जिसके बारे में यहाँ पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, खासकर से इन सभी पॉइंटों के बारे में। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अगला विषय जो इन देशों बीच में रहा है वो रहा है काला सागर का जो डील रही है, ग्रेन डील रही है, ये डील क्या है? इस डील के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आखिर में है क्या। आपके ठीक सामने एक काला सागर के बारे में एक नक्शा नजर रहा होगा और इसके ठीक ऊपर आपको 2 देश नजर आ रहे होंगे और जो युद्ध में सम्मिलित हैं। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कीव है, रशिया की राजधानी मॉस्को है। और आप जानते हैं कि ये क्षेत्र जो है, जो रशिया द्वारा अपने सैन्य बल के माध्यम से उसको कब्जे में कर रखा है। अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, आप पढ़ते होंगे कि कहीं ना कहीं ये हो रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो क्षेत्र है, ये दुनिया का 25% दुनिया को खाद्यान्न देने वाला क्षेत्र है। जी हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि ये वो क्षेत्र है जो दुनिया भर के 25% लोगों को खाद्यान्न देता है, मतलब दुनिया भर के लोगों को खाद्यान्न पहुंचाता है।
अब इस क्षेत्र में जब युद्ध होगा तो कैसे आप चीज़ों को सप्लाई कर पाएंगे। इसी क्षेत्र खाद्यान्न के साथ साथ रसद रसद भी आपकी आती है, खाद्यान्न जाता है, और दुनिया भर को खाद भी यहीं से जाती है। तो जब युद्ध का जैसा माहौल होगा तो वहां पर हम कैसे व्यापार कर पाएंगे। और तो इस पे नुकसान जो है वो रशिया का भी है, नुकसान रूस का भी है, नुकसान यूक्रेन का भी है, और नुकसान उन तमाम देशों का है जो गरीब देश हैं, उन पे पास खाद्यान्न नहीं पहुंचा, जिस वजह से आप पिछले साल सुना होगा श्रीलंका में कैसे खाद्यान्न संकट आ गया था बहुत सारे देशों में। तो ये जो डील है ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो तुर्की के राष्ट्रपति ने इस डील को पुनर्जीवित करने के लिए रूसी राष्ट्रपति मुलाकात की, और रूस ने इसको 2023 में इसको वापस कर लिया। अभी क्या है इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या है ये काला सागर। काला सागर में जो ग्रेन डील है, मतलब अनाज की जो डील है, वो है क्या। देखिए, जैसे मैं आपसे कहा कि दुनिया भर के 25% का खाद्यान्न वो यहीं से होके जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है। अब काला सागर में जब बम गिरेंगे तो कैसे कोई शिप अपना चीजें लेकर जाएगा, जिस वजह से दुनिया के अंदर एक फूड स्कैर्सिटी, खाद्य की कमी यहां पर हो गई है, जिसके बारे में हम बात करें। तो क्या है ये चीजें, और आप इस मैप को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहीं से, क्योंकि तुर्की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तुर्की का जो यहाँ पर बोस्पोरस जलमंडली है, जिसके जरिए ही आप यहाँ यूक्रेन और रशिया के देशों में पहुंच सकते हैं, ये आप जानते हैं इसके बारे में, जिसको कैस्पियन सागर बोलते हैं, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी झील कहा गया है। ये भी रास्ता है रशिया पहुंचने के लिए, लेकिन यूक्रेन के जरिए अगर पहुंचे तो वो यही रास्ता जहां पर तुर्की का एक बोलबाला रहा है। जिसको तुर्की के नाम से जाना गया है, देश के नाम का यहाँ पर उसका बोलबाला रहा है। आइए जानते हैं क्या है कहानी। तो ब्लैक सी ग्रेन दुनिया के लिए ब्रेड बास्केट कहा गया, मतलब दुनिया को खाद्यान्न देता है, एक आपूर्ति देता है जो बढ़ती खाद्य कीमतों को निपटान करने के लिए रोल प्ले करता है। संयुक्त राष्ट्र तुर्की और मध्यस्थता पर जुलाई 2022 में हस्ताक्षर होते हैं कि हम यहाँ पर दुनिया को खाद्यान्न है वो खाद्यान्न हम देंगे जिसके लिए किसी तरीके से कोई हमला उन पर नहीं होगा। मतलब जो यूक्रेन के बंदरगाह हैं जहाँ पे खाद्यान्न और फल और तमाम आपके जो भी उर्वरक हैं अमोनिया सहित, उन सब पर ओडिशा, चौंसमो, यूजपेवडिनी, उन बंदरगाहों पे किसी भी तरीके से हमला नहीं होगी। दुनिया के सामने खाद्यान्न संकट है, इसलिए यहाँ पर। तो रशिया ने आखिर इसको क्यों तोड़ा, ये हम इस चीज़ों को समझेंगे। रशिया ने इसको ब्रोक किया, इस डील को, और कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र तुर्की मध्यस्थता के समझौता हुआ, हस्ताक्षर किए गए, लेकिन आखिर में 2023 में राष्ट्रपति पुतिन ने ये फैसला आखिर क्यों लिया जहां पर इस डील को यहां पर तोड़ना पड़ा। ये जानना उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए, क्योंकि इसके जरिए आप दुनिया भर के अंदर खाद्यान्न दे रहे हैं, और खाद्यान्न संकट अगर पैदा हो रहा है उसको आप कैसे दूर करें, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं इस खाद्यान्न की चीजों के बारे में। तो सबसे पहले रोल आता है जिसका नाम है जेसीसी। जेसीसी इसको बोलते हैं जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये बनाया गया था खासकर से रूस, तुर्की, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र। एक ऐसा सेंटर जेसीसी जिसको इस्तांबुल जो तुर्की में स्थित है वहां पर रखा गया था, वहां के सचिवालय बनाया गया था, और ताकि अनाज को निगरानी कर सके। अनाज की निगरानी के लिए सेंटर बना, इसका नाम क्या है, जेसीसी। अगर आपसे क्वेश्चन कि जेसीसी है क्या, तो जेसीसी बनाया गया था काला सागर, जी हाँ, काला सागर अनाज के पहल के लिए निगरानी के लिए आपका बनाया गया था जेसीसी, जिसको बोलते हैं रोल ऑफ जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर। आई होप आप सभी को यह चीज समझ में यहां पर आ रही होंगी। तो क्या है अनाज सौदे से, जिसके पीछे क्या कारण है। तो रशिया ये कहता है कि जो वादा किया गया था उसके अनुसार पूरा नहीं हुआ। जो हमारा पश्चिमी देश है जो वो कहीं ना कहीं हमारे उत्पादनों पे, हमारे उर्वरक पे परेशान, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं, और सैंक्शन होने से हमारे जो उत्पाद हैं उनके पेमेंट का जो समस्या हो रही है, जो शिपिंग की समस्या हो रही है, जो तमाम समस्या हो रही है, जिसकी वजह से वो अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और रशिया ये भी कह रहा है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा को देखते हुए वो अनाज मदद करना चाहता है, सहमत हुआ था, लेकिन रूस एक तरीके से वो उन देशों को सप्लाई कर रहा है जो ऊंचे देश हैं, जो
उस अनाज को दूसरे देशों को क्या कर रहे हैं, गरीब देशों को बेच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं रशिया ने इससे डील से बाहर हुआ। आई होप आप सभी को ये मेरे पॉइंट क्लियर होंगे कि ये कारण है रशिया का। तो G20 में हमने इन सम्मेलनों पे बात किया, G20 में हमने आज देखा कि हमने बात किया। अगली क्लास में जो हम बात करेंगे, जहां पर हम भारत का, जी हां, अपने देश का गौरवान्वित, जिसमें चंद्रयान 3, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे किस तरीके से चंद्रयान 3 के अंदर प्रोपोर्शनल मॉडल और हमारा विक्रम लैंडर जो सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी, उस लैंडिंग के बारे में भी यहां पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो अगली वीडियो जो मेरी आएगी वो चंद्रयान के बारे में, और चंद्रयान के बाद ये प्रज्ञान, किस तरीके से प्रज्ञान रोवर, या ये कहा जाए कैसे वो हमारे चंद्र सतह पे घूमता हुआ नजर पाया गया। प्लस इसके साथ साथ हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आदित्य L1 मिशन, जो लैंग्वेज को, जो सूर्य की सतह पे, सूर्य सतह की दूरी से तमाम चीजों को विश्लेषण करेगा, इन सभी चीजों के बारे में। ये वीडियो कैसे लगी, इस वीडियो के बारे में हमको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आई होप आप सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ लेके आना चाह रहा हूँ आप सबके लिए, और महत्वपूर्ण तरीके से G20 के कक्षा में ही समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे आपसे कुछ और नए तथ्यों के साथ। चंद्रयान और आदित्य L1 मिशन आपके इंतजार कर, बहुत जल्द आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।